पृथ्वीराज चौहान, खालिद बिन वलीद, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर थे अपने वक्त के। मगर किस तरह से ये अपने दिमाग को खाली करते थे, नो माइंड स्टेट में जाते थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी बहुत सारी जंगें तो कभी हारे ही नहीं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी इनके साथ हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी चीज़ कभी किसी के साथ नहीं हुई। खालिद बिन वलीद, जिनका इंतकाल बिस्तर पे हुआ, जंग के मैदान में नहीं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान, जिसको शहीद एक बेवकूफ़ ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किया। अब इन दोनों के दोनों केसेस के अंदर एक बात सिमिलर है, और वो ये है कि ये दोनों फाइटर्स जब भी फाइटिंग करते थे तो हमेशा अपने जहन को खाली रखते थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें इससे निकलना होता है। अब मैं ये तुमसे नहीं कह रहा कि तुम थिंकिंग करना बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में फ़र्क होता है। जब तुम ख्याल करते हो यानी थॉट्स तुम्हारे जहन में होते हैं, तब वो सिर्फ थॉट्स होते हैं। मगर जब उनसे रिलेटेड कोई थिंकिंग में जाते हो तो वहाँ पर तुम कन्फ्यूज रहते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि किस तरह से सामुराई और इस तरह के दीगर जापानीज़ लोगों ने इसका सल्यूशन निकाला। खालिद बिन वलीद और पृथ्वीराज चौहान से हमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो मिल सकती हैं, मगर उन सब चीज़ों का सल्यूशन कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जापान के समुराई से। जापान के समुराई लड़ने में बहुत ख़तरनाक हुआ करते थे, लेकिन इस बहादुर और ख़तरनाक समुराई के पीछे उनका दिमाग था जो बहुत ताकतवर और बहुत तेज़ था। वो इसको कंट्रोल करना जानते थे। होता यह था कि जब भी वो किसी जंग के मैदान में या किसी समुराई से लड़ने जाते थे तो वो कभी ओवर थिंकिंग नहीं करते थे। यानी वो कभी ये नहीं सोचते थे कि इसकी तलवार कितनी बड़ी है, या कि मुझे कहाँ से मार सकता है, या कहीं ऐसा ना हो कि इसके कोई दोस्त आके हमला कर दें उस पर। तो इस तरह की चीज़ों को वो हमेशा ओवर थिंकिंग से बचाते थे और कभी सोचते ही नहीं थे, जिसकी वजह से उनका हमेशा फोकस रहता था और वो डाइवर्ट नहीं हो पाता था। और यही चीज़ उनको एक बेहतरीन फाइटर बनाती थी। सन त्सू, वर्ल्ड का एक बेहतरीन जर्नल, जिसने अपनी किताब के अंदर यानी जिसकी 12 चैप्टर्स हैं, उसने भी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है, मगर कहीं पर भी ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ नज़र नहीं आती। वेल डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर हम सन त्सू के बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, मगर हम ये ज़रूर देखेंगे किस तरह से ओवर थिंकिंग को हटाया जा सकता है। तो बेसिकली हम दो चीज़ें समझते हैं। पहली चीज़ ये कि थॉट और थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। थॉट बेसिकली एक नाउन है, यानी एक नाम पता चीज़ जगह जिसको हम कहते हैं, वैसा ही एक नाउन है, यानी एक फिजिकल चीज़ जिसकी कोई हैसियत हो सकती है। लेकिन वहीं पर ओवर थिंकिंग जो बेसिकली कुछ नहीं होता, यानी 99% वो ख्यालात जिनका असल में कोई वजूद नहीं होता। थॉट, अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, डेफिनेटली ये एक थॉट है कि आपको जाना है, वो फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी करनी है। आपको पता है कि आपको सुबह 8 बजे उठना ताकि आप तैयार हो सको, नहा धो सको, कपड़े चेंज कर सको और ऑफिस 9 बजे पहुंच सको। मगर दूसरी तरफ ओवर थिंकिंग, यार कहीं ऐसा ना हो रात को मेरी गाड़ी का टायर पंचर था, ये हवा निकल रही थी, सुबह पंचर ना हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी इंजन गाड़ी का जो है फेल हो गया हो, या पानी है या नहीं है, लाइट है या नहीं। इस तरह की चीज़ें ओवर थिंकिंग का बायस बनती हैं, जिसका असल में कोई वैल्यू नहीं होती। क्या पता आप रात को सो और सुबह उठ के सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हों, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, जो कहीं यूटिलाइज ही नहीं होती है। अब वो बेसिकली होती क्या थी, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने डायरेक्ट मोशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि जापानी बहुत अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, शायद कोई हज़ारों सालों से। तो मोशन में सबसे पहले हमारे पास आता है एम, मोमेंटम। देखो जब भी तुम किसी चीज़ को करने का इरादा रखते हो और उसके बीच में तुम ये सोचते हो कि ये पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, तब तुम मोमेंटम बिल्ड करते हो, यानी तुम उस चीज़ को ना करने के 10 बहाने ढूंढते हो। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है और तुम्हारा घर बहुत दूर है ऑफिस से, कोई 20-25 किलोमीटर तुम्हें गाड़ी चलानी है। अब तुम सुबह उठते सबसे पहले बोलते हो यार कि मेरा दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, तो वो मोमेंटम बन गया। अब उस मोमेंटम को मज़ीद टूल तब मिलेगी जब तुम उठ के वॉशरूम जाओगे, और वॉशरूम जाकर तुम महसूस होगा कि तुम थके हुए हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है और तुम्हारा मूड चिड़चिड़ा है। उस मोमेंटम को आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक से ये वक्त आ जाएगा कि तुम एक वक्त बोलो यार कि चलो मैं काम करता हूँ, ऑफिस से मैसेज करके बोल देता हूँ आज मेरे ताया का इंतकाल हो गया तो मैं आज नहीं आ रहा, कर लो तुम्हारा मसले का हल। तो यही होता है मोमेंटम के अंदर, जब भी तुम किसी चीज़ को पकड़ लेते हो और उस चीज़ का कोई सद्भाव नहीं करते तो आखिर में होता ही है कि वो मोमेंटम बढ़ते 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 तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर फेलियर होता है। वहीं दूसरी तरफ मोमेंटम का एक ऐसे भी यूज़ हो सकता है कि अगर तुम सुबह उठो और तुमने पहले से ये हिसाब किताब लगा लिया कि तुम्हें इतने बजे उठना ताकि तुम्हारे कपड़े प्रेस हो सकें, नहा धो सको, ऑफिस पहुंच सको, और ऑफिस में तुमने प्रायोरिटाइज़ कर लिया कि मैंने फला काम पहले करना है क्योंकि आज की तारीखें चल रही है, सारी लिस्ट वगैरह बनानी है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तुम अपना एक मोमेंटम बिल्ड कर लेते हो अपने पूरे दिन को रिकवर करने के लिए, ताकि तुम वो आलसी और लेज़ी से बाहर निकल सको जो तुमने शुरू में ही महसूस की। अब इसमें दूसरा वाला वर्ड जो होता है वो है यू का। अब यू का मतलब होता है अनबायस। मतलब ये कि सपोज कर लो कि तुम किसी पार्टी में जाते हो और पार्टी में जाने के बाद तुम वहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, धड़ल्ले से भाई दोस्तों की गैदरिंग लगी हुई है, वो दारू छाड़ू उड़ा रहे हो, बैठे हो फूंके मारो सिगरेट की। अचानक तुम्हें महसूस होता है यार कि तुम्हारे पास कोई कॉल आ रही है और तुम्हें पता चलता है कि लो भाई
तुम्हारा फेसबुक अकाउंट उड़ गया, किसी ने हैक कर लिया और दबा के पोस्टर मार रहा है उसके ऊपर उल्टी सीधी, तो अचानक से तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम सोचोगे यार मेरे पास तो इतनी सारी फ़ोटोज़ पड़ी मेरी फैमिली की वगैरह वगैरह, और कहीं ऐसा ना वो लीक हो जाए, उनके साथ बुरा भला हो जाए, कोई मेरी चैट पढ़ लेगा और हो सकता है कि शायद वो मेरी बीवी नहीं कर रहा हो। लेकिन होता ये है कि तुम अचानक से उस पार्टी को भूलना शुरू कर देते हो। जहाँ तुम 2 मिनट पहले एंजॉय कर रहे थे, वहीं दोस्त, वही अहबाब, वही सारे रिश्तेदार, अचानक से वही पार्टी बोरिंग लगने लगती है, तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगता और तुम वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करते हो। ये होता है एक अनबाइस्ड रिस्पॉन्स, जिसके अंदर तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें क्या करना है और कुछ ना करना एक अलग मसला। अभी ये मोशन के अंदर जो अगला वर्ड आता है वो होता है एस का, यानी स्टिलनेस। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम कभी किसी दलदल में फंस जाओ तो ज़्यादा हाथ पैर मारने से तुम मज़ीद डूबते चले जाओगे। लेकिन वहीं अगर तुम अपने आप को काम रखो, ठंडा रखो, अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, तो तुम प्लानिंग कर सकते हो किस तरह से निकलना है। और यही सेम चीज़ तुमने देखी होगी कि कभी बेयर ग्रिल्स वगैरह देखा हो, जिसके अंदर वो एक नदी में फंसता है तो किस तरह से निकलने के लिए प्रैक्टिस करता है। तो यही वो टेक्निक होती है जिसको आजमा कर तुम स्टिलनेस के ऊपर अपने आप को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। इसके बाद आता है एच, यानी हार्मनी। अपनी लाइफ के अंदर तुम्हें हर वक्त एक हार्मनी तो क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। मे बी कि हर वक्त ना हो सके, लेकिन कभी कभी तो करनी पड़ेगी। यानी कि वो चीज़ें करो जिनको तुम्हें पसंद है करना। फिर बुक रीड कर लो, दोस्तों में उठना बैठना कर लो, या जाके कहीं स्नूकर वगैरह खेल लो। ये वो चीज़ें जो तुम्हें खुशी और एक्सपीरियंस कराती हैं, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी लाइफ वाकई अच्छी है, ना कि सिर्फ दिखावा, सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस डालना एक्सेट्रा। इसके बाद आता है आई, जिसको मैं कंसिडर करता हूँ इंस्पिरेशन। देखो मान लो तुमने अगर एक गोल बना लिया कि तुम्हें कोई वजन बढ़ाना है अपना, कोई 15-20 किलो, यानी तुम मतलब डोले शोले कर रहे हैं 17-18 इंच के, लेकिन अभी तुम जो है वो बहुत दुबले पतले हो, बिल्कुल मेरी तरह, अगर कमज़ोर नहीं हो, जैसे मैं भी नहीं हूँ, तो किस तरह से तुम अपने आप को उस गोल को अचीव करने के लिए लेके जाओगे? यकीनन तुम कोई ना कोई डाइट प्लान करोगे, जिम जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अपने आप को उस गोल की तरफ लेके जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि तुम उस गोल की तरफ गुजरते हुए, पहुँचते हुए इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब हो जाएंगी जिनको करने के बाद भी तुम्हें खुशी मिल सकती थी। मगर प्रॉब्लम ये है कि तुमने उस वेट को गेन करने के लिए इतनी मेहनत सर लगा दी, या वज़न को कम करने के लिए इतनी मेहनत कर दी कि अब जो रिज़ल्ट अचीव हुआ वो भी शायद तुम्हें पसंद ना आए, क्योंकि उसको कैरी ऑन भी तो रखना है। अब तुम्हें अचानक से रियलाइज़ होगा कि यार उन चीज़ों को जो छोटी छोटी चीज़ तुम्हें ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही थी, उनको छोड़कर तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर तुम्हें एक्सरसाइज करने के बाद भी वो खुशी नहीं मिल रही है, तो अल्टीमेटली एक भी फैक्टर बनेगा, वो ये होगा कि तुम वो सारे काम छोड़ दोगे जो तुम करते हो, यानी वो डाइट प्लान, वो खाना पीना, वो एक्सरसाइज, वो सब तुम भूल जाओगे, नेगलेक्ट करोगे। तो बजाय इसके कि तुम ऐसे गोल बनाओ जो तुम्हें बाद में तकलीफ दें, जिनको तुम्हें सिर्फ स्टेटस को के लिए और दिखाने के लिए लगाना हो, तुम ऐसे गोल बनाओ जिनसे वाकई तुम इंस्पायर हो। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं बुक्स रीड करता हूँ, मुझे पसंद है बुक रीड्स करना, तो तुम एक गोल बना लो कि यार मैंने इस साल 50 किताबें मुकम्मल करनी है पढ़ के इन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है मैं इन टॉपिक पर कमज़ोर हूँ। तो अगर तुम उन टॉपिक के ऊपर 50 किताबें भी साल की पढ़ोगे, तो पता नहीं तुम कहाँ गए कहाँ पहुँच जाओगे अपनी उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों में तुम लैक हो, अपने आप को कमज़ोर तस्वुर करते हो। अगला जो आता है वो आता है एन, और ये फाइनल स्टेज है, यानी नेवर एंडिंग इमोशन। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारी ज़िंदगी सैड रहो या सारी ज़िंदगी अच्छे हैप्पी रहो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि दोनों सूरतों के अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं हैप्पी भी रहना पड़ेगा और सैड भी। यानी तुम किसी दिन खुश होगे, किसी दिन खुश नहीं होगे। ये बिल्कुल तीर की तरह है, उड़ता तीर की तरह। होता ये कि एक तीर होता है वो होता है इमोशन का, जो तुम्हारे आके लगता है स्ट्रेट, उससे तुम्हें तकलीफ होती है। मगर अगला ही तीर जो होता है वो होता है इमोशन का, यानी अगर वो तुम्हारी लग गया तो इसके नतीजे में तुम काफ़ी अरसे तक नाराज़ रह सकते हो, खफा रह सकते हो, इवन के प्रॉब्लम में रह सकते हो। मगर अच्छी बात यह कि दूसरा तीर होता है ना, वो ऑप्शनल होता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल था, बड़ा ज़बरदस्त चैनल था, वो उड़ गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मुझे हिट हुआ। मैंने इतनी मेहनत की थी 4 साल 5 साल, और अचानक से वो चैनल मेरा उड़ गया, तो डेफिनेटली मुझे इस चीज़ का अफसोस था। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ में फंसा रहता और वो दूसरा तीर यानी जो ऑप्शनल था, उस तीर के चक्कर में मैं इंतज़ार करता रहता, अफसरदा रहता, गमज़दा रहता, मैं दूसरा चैनल बनाकर उसके बाद मज़ीद मेहनत करके कामयाब नहीं हो सकता। तो मैंने यही करा कि मैं वजह अफसरदा होता, दूसरा तीर लेता, मैंने उस चीज़ को साइड पे करा और अपना नया चैनल बना के अपने ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ चला गया। क्योंकि लाइफ से ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्टॉप सिर्फ डेथ के बाद ही मिलती है। तो बेसिकली मैंने इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों को रीड करा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस तरह से एक नई वीडियो के अंदर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।